साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 को लेकर के। साथियों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी को लेकर के आज से हमने ये जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए क्रैश कोर्स टाइप में स्टार्ट किया है। इसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण कंटेंट शेयर करूँगा। कंटेंट ऑन स्क्रीन आपको शेयर किया जाएगा। कुछ किताब का कंटेंट होगा, कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स का कंटेंट होगा। तो क्वालिटी को आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी कंटेंट क्वालिटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन यदि आप ये पूरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो निश्चित ही आपकी वर्ग 2 क्वालिफाई करने की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप वर्ग 2 क्वालिफाई कर जाएंगे हिंदी साहित्य वर्ग 2 से। साथियों मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं पहले से ही वर्ग 2 हिंदी साहित्य का शिक्षक भी हूं। इसके अलावा अभी मैंने वर्ग 1 हिंदी साहित्य से क्वालिफाई किया है 100 नंबर के साथ। और जो भी मेरी तैयारी है, जो मैंने तैयारी की थी, वही अनुभव आपसे शेयर करूंगा। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखें, समझें और पढ़ें। निश्चित ही आपका वर्ग 2 क्वालिफाई होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं हम सबसे पहले आज के पहले ही टॉपिक की तरफ कि हिंदी साहित्य की प्रमुख पद्धतियाँ। मैं आप लोगों को बीच बीच में ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर के आता रहूँगा जो आपको महत्वपूर्ण होंगे और आपके काम में आएंगे। तो हिंदी साहित्य के लेखन की जो प्रमुख महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, हिंदी साहित्य की प्रमुख पद्धतियाँ। साथियों इतिहास लेखन में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो कुछ पद्धतियाँ अपनाई गई कि इतिहास लेखन किस तरीके से लिखा जाएगा। इसी को जो है हिंदी साहित्य के इस लेखन के इतिहास को ही इसकी पद्धतियों का नाम दिया गया। जिस तरीके से ऐसा कहा गया कि जो इतिहास लिखा जाएगा तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। भारत के जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख तौर पर 5 पद्धतियों का प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे पहली थी आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरे नंबर पर थी आपकी कालानुक्रमिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और विधेयवादी पद्धति। एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि कौन से लेखक ने किस पद्धति का प्रयोग किया। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति की। वर्णानुक्रम पद्धति जो है इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के हिसाब से दिया होता है। जैसे कि डिक्शनरी में हम देखते हैं वर्ड, डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड होते हैं ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, या फिर हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो पहले आ, फिर इसके बाद बड़ा आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, इस तरीके से एक के बाद एक शब्द आते हैं। तो वर्ण का जिस तरीके से क्रम है उसी को कहा गया वर्णानुक्रम। तो इनमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम के अनुसार दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ 3 नाम हमने लिए। साथ ही समय भले ही इनका भिन्न भिन्न है, मतलब इनका जन्म भले ही कभी हुआ हो लेकिन उनका क्रम इस प्रकार होगा। केदारनाथ सबसे पहले आएगा क्योंकि एक का आता है, का के बाद हिंदी वर्णमाला क्रम में चाय आता है तो फिर चिंतामणि आएगा, फिर तुलसीदास आएगा। लेकिन देखा जाए तो एक हिसाब से पहले नंबर पर तुलसीदास भक्ति काल के हैं, चिंतामणि रीति काल के हैं, केदारनाथ आधुनिक काल के हैं। तो समय के हिसाब से उल्टे हैं लेकिन वर्ण के हिसाब से पहले नंबर पर केदारनाथ को रखा गया। तो यही कहलाई वर्णानुक्रम पद्धति। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया क्योंकि यह इतिहास लेखन की नहीं बल्कि शब्दकोश लेखन की तरह होती है। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने एक जो है लेखकों का डिक्शनरी बना दी हो और एक के बाद एक लेखक बता दिए गए हों। इसको कहा गया वर्णानुक्रम पद्धति। साथियों सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि इस पद्धति को अपनाया किसने। तो इस पद्धति का जो उपयोग किया वो गारथा दा ताशी ने किया, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। इसके अलावा हिंदी साहित्य में भारत में यदि इसका प्रयोग की बात की जाए तो शिव सिंह सैगल ने किया, जिनकी किताब थी शिव सिंह सरोज, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया। तो ये हो गई हमारी वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें हमें मुख्य तौर पर यही याद रखना है कि इसमें जो है इतिहासकारों का नाम वर्ण के अनुक्रम में होता है। इस पद्धति का सबसे पहले जो है प्रयोग गारथा दा ताशी ने किया, भारत में इसका प्रयोग शिव सिंह सैगल ने किया और इस पद्धति को जो है शब्द असंगत माना गया, इसको सर्वमान्य नहीं किया गया। बढ़ते हैं दूसरी पद्धति की तरफ। साथियों दूसरी पद्धति है कालानुक्रमिक पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल के क्रम में दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा माना गया क्योंकि इस पद्धति में लिखे ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र थे। इसमें जो क्या है, जो ये पद्धति थी इसमें काल के अनुक्रम में एक के बाद जैसे ही समय आया, इसके बाद दूसरे का समय आया, फिर तीसरे समय के हिसाब से जैसे व्यक्ति का जन्म होता गया वैसे ही इसमें लेखकों को रखा गया, इसलिए इसको कालानुक्रमिक पद्धति कहा गया। लेकिन इस पद्धति को भी एक कवि वृत्त संग्रह मात्र कह दिया गया कि एक के बाद एक कवियों का संग्रह कर लिया गया, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं प्रयोग किया गया। लेकिन इस पद्धति का जो प्रयोग किया वो किया जॉर्ज गियर्सन ने और मित्र बंधुओं ने। इसको हमें याद रखना है।
जॉर्ज गियर्सन, जिनकी किताब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान थी, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया, और मिस्र बंधुओं ने भी अपनी किताब मिस्र बंधु विनोद में भी इसका प्रयोग किया। यद्यपि गियर्सन विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जॉर्ज गियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया। दूसरा याद हमें रखना है कालानुक्रमिक पद्धति। कालानुक्रमिक पद्धति में हमें याद रखना है जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। बढ़ते हैं हम आज की अगली पद्धति की तरफ। साथियों, हमारी अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या और विश्लेषण की मांग भी करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया। वैज्ञानिक पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया, लेकिन जो ऐसा कहा गया कि यह एक लेखन की पद्धति ना होकर के तथ्य संकलन मात्र है कि हो गया, क्योंकि इसमें तथ्य को संकलन किया गया, उसका विश्लेषण भी नहीं किया गया, उनकी व्याख्या भी नहीं की गई। तो तीसरी पद्धति होगी वैज्ञानिक पद्धति। ये पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको सिर्फ हम इतना ही जानना है कि इसमें तथ्य संकलन किया गया और इसको भी जो है एक विश्लेषण और व्याख्या की इसमें किसी भी तरीके की जो है उपयोग नहीं किया गया, इसलिए इस पद्धति को जो है अपरिपक्व माना गया। बढ़ते हैं हम आज की अगली पद्धति की तरफ। साथियों, हमारी अगली पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इसको हमें विशेष याद रखना है, विधेयवादी पद्धति। इसके जो विद्वान तैन ने इसकी सुव्यवस्थित सिद्धांत को व्यवस्थित किया था, तैन इस पद्धति के जो है जनक माने जाते हैं। इसको आपको याद रखना है कि फ्रेंच विद्वान तैन विधेयवादी पद्धति के माने जाते हैं जनक। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तो माने जाते हैं फ्रेंच विद्वान तैन, जिन्होंने इसके बारे में सुव्यवस्थित रूप से बताया। और इस पद्धति को इन्होंने 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। कौन से वो 3 शब्द हैं, उनको हम देखते हैं। साथियों, तैन महोदय ने जो 3 शब्द माने वह थे जाति, वातावरण, क्षण विशेष। इसका मतलब यह हुआ कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। साथियों, कैसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा उस समय का समाज होगा, जैसा उस समय का सामाजिक वातावरण होगा, वैसा साहित्य आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए विधेयवादी पद्धति को महत्वपूर्ण माना गया और उपयोगी माना गया। तो इसके जनक तैन माने गए। तैन ने 3 शब्दों पर विशेष महत्व दिया, जाति पर, वातावरण पर और क्षण विशेष पर। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य के विकास की प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है, और यही पद्धति जो है सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य मानी गई। इसके बारे में ऐसा बताया गया कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन्होंने इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। तो हमें 3 नाम याद रखने हैं। मुख्य तौर पर हम याद रखें तो सबसे पहली पद्धति थी हमारी वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको प्रमुख तौर पर जिसका प्रयोग जो हमारा किया था, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था गारसादा ताशी ने और शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद दूसरी पद्धति आई थी हमारी कालानुक्रमिक पद्धति। कालानुक्रमिक पद्धति का जो प्रयोग किया था वह किया था जॉर्ज गियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने। इसके बाद तीसरी हमारी पद्धति आई थी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का किसी ने प्रयोग नहीं किया है। फिर अगली हमारी जो आई है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में इसमें जो प्रयोग किया है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने भी इसका प्रयोग किया है। साथियों, इस तरीके से हमने चारों पद्धतियां देखी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको जरूर लाइक कर लें। कल हम देखेंगे अगले वीडियो में प्रमुख इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि आपको 1 नंबर के जरूर होंगे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें। साथ ही जो ये पद्धतियां मैंने आपको बताई हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आप जरूर याद कर लें। सबसे पहला फैक्ट आपको यही याद रखना है कि पद्धति जो है पद्धति की परिभाषा, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट एक ही है कि इस पद्धति को किसने अपनाया है। आप यदि 4 लाइनों में इस पूरे वीडियो का सार देखना चाहें तो आप यही देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यही याद कर लेना है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया। दूसरे नंबर पे आपको याद करना है कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किसने किया। तीसरे नंबर पे याद करना है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति का किसी ने उपयोग नहीं किया है। इसके बाद अगली आती है विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति का उपयोग किसने किया। ये 4 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।